वेलकम बैक टू द क्लास स्टूडेंट्स। सो आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का जो है सीईसी जो सब्जेक्ट है हमारा कोर्स है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हम लास्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। यानी जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि राइट एनी 15 आपको लिखना रहेगा। यानी 15 टू 30 मार्क्स का आपका सेक्शन सी रहेगा। तो आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट जो मुझे रिपीटेडली जो दिखे कि भाई जो रिपीटेड हुए क्वेश्चंस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक एक क्वेश्चंस के की वर्ड्स मिल जाए और आपको एक क्लियर एक आइडिया रहे कि एक एक क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली क्या समझे थे आप, ना कि आप एकदम कोई चीज को जो है उसको बटिफाई कर लिए और लास्ट पॉइंट क्या था या स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो कंफ्यूजन आपको ना हो। उस वजह से जो है मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे जो मैं ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस लिया हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, उसमें हम एक के बाद एक इसको डिस्कस करते हैं और एक की पॉइंट्स बनाते हैं हर आंसर में, ठीक है। एक ब्रीफली उसका एक आइडिया लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उसको एग्जैक्टली याद रहे, ठीक है। इतना आप कर लिए तो इंशाल्लाह इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होने की उम्मीद है और आप याद करने में और एटलीस्ट 2 मार्क्स को परफेक्टली लिखने में आपको बहुत ज्यादा सहूलत हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी 2 मार्क के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको तो पता है कि भाई माइक्रो के बारे में अगर आप डिस्कस करते थे कि MICRO, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, और ये जो माइक्रो हो गया MACRO उसका मतलब हो गया लार्ज, ठीक है। अगर आप कोई इकोनॉमी या एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे तो वो माइक्रो हो गया, बट पूरे नेशन की अगर इनकम आप बात कर रहे हैं या पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे नेशन का इनकम, तो उसको आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। इतना तो पता होना जरूरी है आपको, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम या फिर इट इज द स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल ट्री इन द फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट में एक झाड़ के बारे में अगर आप डिटेल स्टडी कर रहे कि भाई कितने फीट का है, कितनी ब्रेथ है, कितने लीव्स है उसके, कितने फ्रूट्स है उसके, तो उसको आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट सारे झाड़ जो फॉरेस्ट में है उसके बारे में आप अगर एक सर्वे करेंगे, उसका स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, तो उसको आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इतना तो आगे समझने। चलिए, एक डेफिनेशन दिया गया है एक इकोनॉमिस्ट का, के.ई. बॉल्डिंग उनका नाम है। ही सेज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम not individual income, and general price level, not individual price level. It also studies about the total savings and total employment. पूरी जमा कट्टा टोटल एग्रीगेट्स के बारे में बात होगी माइक्रो के बारे में। इतना याद रहना आपको, ठीक है। के.ई. बॉल्डिंग का डेफिनेशन दिया गया उसमें। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक गुड्स। देखिए, गुड्स अलग अलग किस्म के, एक तो फ्री गुड्स है आपका जो नेचुरल है, जो है गॉड्स गिफ्ट है, ठीक है। नेचर का निजाम है, यानी अल्लाह ताला का निजाम है या फिर गॉड्स गिफ्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री गुड्स, ठीक है। जैसा आप हवा यूज कर रहे, आप जैसा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे, ये सारे आपके ये सारे आपके फ्री गुड्स है जिसकी लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड है, उसकी सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट है। बट जब बात आती कि एक आदमी जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है, जैसा इकोनॉमिक गुड्स हो गया, यानी जो भी गुड्स जो आदमी बनाता हो उसकी तो लिमिट तो होना जरूरी है। एक लेवल तक वो की प्रोडक्शन होगी और वो प्रोडक्शन फिर एक बार यूज हो जाएगा, उसकी जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो उसको फिर से प्रोड्यूस करना होगा। तो यानी जो भी इकोनॉमिक गुड्स है वो मैनमेड गुड्स है और उसकी सप्लाई जो है हर मर्तबा जो है लिमिटेड रहती है, ठीक है। उसकी जो है सप्लाई अनलिमिटेड नहीं रहती है। वेराज इन फ्री गुड्स वो आपके जो है या फिर नेचुरल गुड्स आपकी सप्लाई ज्यादा होती है। वेराज इकोनॉमिक गुड्स मैनमेड गुड्स है, आदमी उसको बनाता है और आदमी बनाने के लिए कोई भी जैसा एग्जांपल बुक बनाया हो या फिर चेयर बनाया हो, उसको बनाने के लिए खर्चा लगता है और वो जब खर्चा लग के बाद जब वो बना लेगा वो चीज को, जो भी ऑर्गेनाइजर है या जो भी मैन्युफैक्चर करता है उसको बेचने के लिए भी जो खर्चा लगेगा, यानी दे डू हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दे डू हैव प्राइस टू बी सोल्ड, ठीक है। उसका जो प्राइस डिसाइड होगा कि भाई उसको ये प्राइस में बेचना है, ये मार्कर बना, ये मार्कर को 20 रुपए में बेचना है, तो उसका प्राइस एक बार डिसाइड होगा। तो इतना याद रखना जरूरी है कि भाई इकोनॉमिक गुड्स मैनमेड गुड्स है,
ठीक है, उसका प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगता है और बेचने के लिए उसका प्राइस डिसाइड होता है। और इतना याद रहना जरूरी है कि भाई सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक गुड्स आर ऑलवेज लिमिटेड। उसकी जो सप्लाई है यानी जो भी वो प्रोड्यूस होती है उसके बाद जब सप्लाई करते हैं बेचने के लिए मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं आकर स्टॉप हो जाती है, उसकी यानी सप्लाई लिमिटेड है। इतना याद होगा, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, ऐसे जो भी गुड्स क्रिएट गुड्स या कमोडिटीज है जो कि आप कंज्यूम करें, यूज करें और आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है। व्हेन इफ यू आर फीलिंग हंग्री, यू गो, यू हैव प्लेट ऑफ बिरयानी एंड यू आर सेटिस्फाइड, दैट इज योर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। इतना आ गया समझने, इतना तो भी याद रहना आपको कि कंज्यूमर गुड्स फुलफिल ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स को जरूरी है कि वो इकोनॉमिक गुड होना जरूरी है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स अगर उसको करार देना है तो उसको इकोनॉमिक गुड होना जरूरी है। वो कोई आदमी बनाएगा और वो चीज आप सर्विस के तौर पर इस्तेमाल करो या फिर उसको कोई गुड्स के तौर पर आप उसको कंज्यूम करो तो वो कंज्यूमर गुड्स कहला जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिए। कैपिटल गुड्स जो है ऐसे गुड्स है जो आपको दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हो। ऐसे गुड्स है जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हो, उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स आर वन एंड द सेम, ठीक है। कैपिटल गुड्स आपके दो किस्म के, सिंगल यूज कैपिटल गुड्स जैसा रॉ मटेरियल है, एक बार आप रॉ मटेरियल को यूज करके आप छोड़ दो, आप एक प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल यूज कैपिटल गुड्स बोला जाएगा। ड्यूरेबल गुड्स कैपिटल गुड्स जैसा टूल्स हो गए आपके या आपके मशीनरीज हो गए। अब मशीन्स आप कोई 10 यूनिट बना दिए बाद फिर एक वक्फे के बाद, एक टाइम के बाद फिर एक 10 यूनिट बना सकते हैं आप, राइट। तो ये मशीन्स और ये जो टूल्स हो गए वो ड्यूरेबल गुड्स कैपिटल गुड्स है, यानी 2 मरतबा 4 मरतबा आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक होगा। तो इतना याद रखिए कि भाई कैपिटल गुड्स का दूसरा नाम प्रोड्यूसर गुड्स है। दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो मदद करता है वो गुड्स जो है करार दिए जाते हैं एज कैपिटल गुड्स। इसके दो किस्में हैं, सिंगल यूज कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स कैपिटल गुड्स। क्लियर? चलिए इंशाल्लाह, आई होप इट विल बी क्लियर विद दिस। एंड व्हाट इज वेल्थ? फिफ्थ VSQ इज वेल्थ। वेल्थ क्या है? आपकी दौलत है। आपके पास अलग अलग फॉर्म में वेल्थ हो सकती है, ठीक है। आपके पास कैश हो सकता, जमीन और जायदाद हो सकती, आपके एसेट्स हो सकते जितने भी है, लैंड, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज आपके हो सकते, ठीक है। आपके कंपनीज के अंदर शेयर्स हो सकते। तो ये सारे किसको रिफर करते? उसको दौलत को रिफर करते, यानी वेल्थ है। वेल्थ रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ एसेट्स possessed by an individual which has a yielding capacity to generate more income, ठीक है। and it can be in any form like land, share of companies, share in the companies and what you can say money, okay। और आपके वेल्थ के जो है 4 मेन प्रॉपर्टीज है, उसकी यूटिलिटी रहना, स्कैरसिटी रहना और उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज रहना और उसकी ट्रांसफरेबिलिटी रहना, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी। सो वेल्थ रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ एसेट्स पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। इतना आपको ये लिखने की कैपेसिटी रहना कि भाई आप उसको आराम से लिख सके कि वेल्थ दौलत को बोलते हैं, यानी वो एक ऐसा स्टॉक है जो एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन पोजेस करता हो, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास समझो 10 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो उनकी क्या है? वो उनकी वो वेल्थ है, ठीक है। अलग अलग कंपनीज में उनके शेयर्स है, तो शेयर से जो उनको प्रॉफिट आता वो उनकी वेल्थ है, वो उनकी दौलत है, ठीक है। तो वेल्थ के ये 4 प्रॉपर्टीज याद रखिए, यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक हो गया। चलिए, प्राइस रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे गुड्स जो भी ऐसा बुक हो गया या पेन हो गया या मार्कर हो गया, जो भी एक कॉस्ट पे बेचा जाता या फिर एक्सचेंज किया जाता बिटवीन बायर एंड द सेलर, वो पर्टिकुलर कॉस्ट को आप प्राइस बोलेंगे, ठीक है। एनी पर्टिकुलर गुड्स विच इज बीन एक्सचेंज फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस, ठीक है। जैसा द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर इज ₹20, द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर इज ₹20, हेंस yes, the price of this particular marker is 20, okay। चलिए, अब इंटरमीडिएरी गुड्स आर नथिंग बट ऐसे गुड्स जो अभी फाइनल प्रोडक्शन के स्टेज में नहीं आए, उससे पहले तक, ठीक है। आपका एक फॉर एग्जांपल यू आर इनटू एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप एक कार बना रहे हैं, कार जब तक शोरूम तक नहीं आएगी फाइनल प्रोडक्ट बनकर, उससे पहले तक का स्टेज अगर हर चीज बन गई बट टायर उसके फिट नहीं हुए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेज, उसका प्रोडक्शन का एक ऐसा मिडिल वाला स्टेज,
को आप इंटरमीडिएरी गुड्स बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए, एग्जाम्पल आपका स्टील ब्रिक्स वगैरह है, ठीक है। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपको स्टील ब्रिक्स वगैरह सीमेंट जो सभी चीज यूज होती है फाइनल बिल्डिंग क्रिएट करके, यानी फाइनल बिल्डिंग बनने तक, वो सारे सामान जो उसमें लगते हैं और वो इक्विपमेंट्स या फिर वो चीजों को आप क्या कंसिडर करेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएरी गुड्स। एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स आर मेनी, द फ्यू यू कैन राइट, 2-3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। ब्रिक, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। कार्डिनल यूटिलिटी, फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, कार्डिनल यूटिलिटी, Alfred Marshall developed cardinal utility analysis. Utility is said to be cardinal if it is measured in terms of utils. Utility किसको बोलते हैं पहले ये समझना जरूरी है। कोई भी चीज की the want satisfying power of a commodity is called utility, ठीक है। आप यू आर क्रेविंग टू, आपको दिल चाह रहा कि भाई आप एक आइसक्रीम खाए, ठीक है। आप आइसक्रीम खाए, आपको जो है सेटिस्फैक्शन मिल गया, आपको उससे यूटिलिटी हासिल हुई, वो उसका मतलब सेटिस्फैक्शन हासिल होना का मतलब यूटिलिटी है, ठीक है। तो जो भी चीज अगर आप उसको मेजर करके देखेंगे, यानी कितना यूटिल्स आप उससे गेन कर रहे हैं, पहला एप्पल खाए या दूसरा एप्पल खाए या 5वां एप्पल खाने में आपको कितना सेटिस्फैक्शन आप उससे ड्राइव कर रहे हैं, वो चीज जो नंबर्स में आप उसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है। As per the idea of cardinal utility analysis, which is obtained by the consumption of commodity, could be indicated in terms of numbers like 1, 2, 3 and so on, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पे आप, फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एप्पल, यू हैव गेन ए पर्टिकुलर यूटिलिटी एंड सेकेंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो जो भी चीज आप नंबर्स में मेजर करते हैं, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है। जो भी यूनिट्स में आप उसका सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं उसको यूटिल्स बोला जाएगा, और वो किस तरह एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इतना याद रहना, कार्डिनल यूटिलिटी लिखने के लिए आपको इतना जिस्ट अच्छे से याद रहना चाहिए। प्राइस लाइन या बजट लाइन, ठीक है। प्राइस लाइन या बजट लाइन एक ऐसी चीज है जो आपको सारे कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताती है कि भाई दो गुड्स आपको जब प्रोड्यूस करना है, दो गुड्स आपको जब परचेस करना है, तो वो दो गुड्स आपकी इनकम पर आपको डिसाइड करने की कोशिश डिसाइड करती है प्राइस लाइन, ठीक है। आपका बजट और ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू परचेज दैट विद दैट बजट फॉर टू गुड्स, ठीक है। प्राइस लाइन या बजट लाइन इज नथिंग बट, लेट्स सी व्हाट इज दिस। इट इज द लाइन विच क्लियरली एक्सप्लेन्स all the possible combinations of two commodities that a consumer can buy with his income and price of that particular goods. अपनी इनकम से एक इंडिविजुअल या कंज्यूमर जो गुड्स परचेस कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो सारे कॉम्बिनेशंस बताती है प्राइस लाइन में। उसका बजट कितना है, आपको भाई प्रायोरिटी के हिसाब से 60% एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर 100 रुपीज है तो 60 रुपीज विल बी 60 रुपीज का एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होगा, प्रोडक्ट एक्स, और 40 रुपीज का एक्सपेंडिचर होगा एक प्रोडक्ट वाई पर, ठीक है। तो सारे कॉम्बिनेशंस जो है देती है ये प्राइस लाइन या बजट लाइन। इतना आपको मालूम होना जरूरी है इसमें, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पूछेगा या फिर जस्ट आपको देगा एमआरएस। ये एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां पे एक कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट वाई। तो ऐसा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जहां पे एक कंज्यूमर इज रेडी टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो रेडी है। कौन? कंज्यूमर, जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट इट इज रिटन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट इन विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स ऑफ एक्स with the another goods of y. It is called as change in x upon change in y product, ठीक है। चलिए दूसरा आंसर उसके बाद क्या है? व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को आपको बताया कि भाई डिमांड फंक्शन का एक इक्वेशन याद रखना है आपको कि Q इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन तो इजी आंसर है, ठीक है, वेयर इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स डिमांड एंड डिमांड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। चलिए द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड यूनिट का ये VSQ है, डिमांड फंक्शन।
डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। कितनी क्वांटिटी की जो है रिक्वायरमेंट आई, कितना मकदार है, उसका रिलेशनशिप बताता है उसके सारे डिटरमिनेंट्स के साथ, ठीक है। वो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, उसकी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सो डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। कितना उसका प्राइस है, क्या क्या उसके आपके रिक्वायरमेंट्स है, दैट शोज अबाउट डिमांड फंक्शन के, डिमांड फंक्शन किस तरह फंक्शन करेगा। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है, दैट पर्टिकुलर इक्वेशन वेयर Q इज इक्वल टू एफ ऑफ डिमांड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन 100% आपको ये रिपीट होगा गिफेन पैराडॉक्स का क्वेश्चन, ठीक है। 12th वन वी आर डिस्कसिंग गिफेन पैराडॉक्स। सो गिफेन पैराडॉक्स है क्या और वेबिलिन इफेक्ट क्या है, ये सारे you know these are all the exceptions of law of demand. Law of demand तो सबको पता है कि भाई law of demand where price increases demand automatically decreases and vice versa. But गिफेन पैराडॉक्स जो है एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। एक्सेप्शन मतलब इसको छोड़कर सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी उसका डिमांड इंक्रीज होगा, इतना याद रखने की जरूरत है कि भाई दिस गिफेन पैराडॉक्स में दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में ये फिट नहीं होता, क्योंकि सर रॉबर्ट गिफेन उन्होंने एनालाइज किया कि भाई जो लो पेड वेज अर्नर्स थे, ब्रिटिश के जो वेज अर्नर्स थे, यानी जो दिहाड़ी पर काम करते थे, दिन भर काम करके रात में पैसे, इवनिंग में पैसे लेते थे, ठीक है, वैसे लोग जो है बावजूद वो दो प्रोडक्ट्स लेकर वो एनालाइज करे कि भाई ब्रेड और मीट पर वो गौर फिक्र करे। कौन? सर रॉबर्ट गिफेन। वो एनालाइज ये करे कि भाई जो भी ये वर्कर्स थे, ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद उसका डिमांड कम नहीं हो रहा था, हालांकि प्राइस ऑफ द मीट वाज कांस्टेंट। तो मीट को जो है अवॉइड करते हुए ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद का ब्रेड का कंजम्पशन जो है डिक्रीज नहीं हुआ। बट वेराज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज, लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जैसा ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होगा यहां पर, बट उसका डिमांड तो डिक्रीज नहीं हुआ, डिमांड तो यहां पर बढ़ गया। तो इसीलिए इसको बोला गया कि गिफेन पैराडॉक्स जो है वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। बाज ऐसे केसेस है कि वो उसको अवॉइड कर सकते, वो उसमें इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब विच इज एक्सक्लूडिंग दैट, उसको छोड़कर ये पर्टिकुलर चीज है जो आप छोड़ना है, लॉ ऑफ डिमांड में ये फिट नहीं होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं है, इतना गौर फिक्र रखो, इतना याद रखो कि भाई ये कौन एक्सप्लेन किया था, कौन ऑब्जर्व किया था, सर रॉबर्ट गिफेन हैज ऑब्जर्व दिट लो पेड ब्रिटिश अर्नर्स को ब्रेड एंड मीट का जो है एग्जांपल देते हुए आपको समझाना है इसको, ठीक हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजी है, आप जस्ट ऐसी उसको याद कर लीजिए कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, unitary elastic, relatively elastic, relatively inelastic. These are the different types of price elasticity of demand. अगर वो 5 मार्क में पूछा तो आपको अलग अलग डायग्रामेटिकल जो है उसके जो है ग्राफिकली आपको प्रेजेंट करना है कि भाई कितने क्वांटिटी इंक्रीज होने पर कितना क्वांटिटी डिमांड उसका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, किस तरह इफेक्ट हुआ। यूनिटरी किसको बोलते हैं, वाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी, वाई इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिसिटी किस तरह मेजर करना है, सारे वो 5 मार्क में आपको जो है पूछा जाएगा। बट व्हेन इट इज बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, आपको बस उसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी टाइप्स लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। परसेंटेज चेंज, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, and the following are the types of price elasticity of demand: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic and relatively inelastic. इतना आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का आप ब्रीफ लेने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करें हम, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन का मैं एग्जांपल दिया था आपको कि भाई जो भी प्रोड्यूस करने में जो भी चीजें लगेंगी उसको आप बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। जमीन लगेगा, प्लेस लगेगी यानी लैंड का रिक्वायरमेंट है, लेबर लगेगा, वहां पे काम करेगा, लेबर किस पर काम करेगा, मशीनरीज पे काम करेगा ताकि आउटपुट निकले, ठीक है। तो उसमें टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी, को मशीन्स वगैरह या फिर आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करना होगा, ठीक है। आपको लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स या कंप्यूटर्स वगैरह सब यूज करना होगा ताकि आप उसका हिसाब किताब रख सके। तो सारी चीजें जो इन्वॉल्व होंगे ये प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर
that is called as that is represented with the equation called Qx is equals to f of NL KOT. ठीक है, एनएल कॉट का एग्जाम्पल, एनएल कॉट ये वर्ड याद रखो, आपको आसानी हो जाएगी लिखने में. एन यहां पर रिप्रेजेंट करता है लैंड, एल रिप्रेजेंट करता है लेबर, के इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन इकोनॉमिक्स के एज कैपिटल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, टी से टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलो या टेक्नोलॉजी बोलो. ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन सारे ये जो रिलेशनशिप बताया था क्वांटिटी जो क्यूएक्स है आउटपुट है, ये आउटपुट निकालने के लिए ये सारे ये 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इतना ये याद रखिए प्रोडक्शन फंक्शन के लिए. ठीक है, सप्लाई फंक्शन का भी ये इक्वेशन है कि भाई जो भी क्वांटिटी एक्स की जो सप्लाई हुई वो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई या प्राइस ऑफ एफ या टेस्ट प्रेफरेंस या जो है हियर गोल ऑफ द फर्म, जो फर्म का क्या मकसद है सप्लाई करने का, उसका क्या क्राइटेरियाज है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, या और गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी उस पर बेस्ड रहेंगी. ठीक है, सप्लाई करने के वास्ते आप जरूरी नहीं कि भाई आप जो भी चीज बना रहे हो परफेक्टली सप्लाई हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉलिसीज आ जाए या फिर कुछ चेंज आ जाए लोगों में जो है उनका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो जाए. ठीक है, तो आपका सप्लाई में जो है कुछ ना कुछ फर्क होगा और उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी जितना आप चाहते हैं. तो आप 1-2 मार्क के आंसर के हिसाब से आप उसको इतना ही लिखने की कोशिश करिए. मार्केट क्या है? मार्केट, डिफाइंड मार्केट, 16th क्वेश्चन. मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मीट करते. ठीक है, जब ऐसी जगह पर जहां पे 2 लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, यानी परचेजिंग एंड सेलिंग इज डन. ठीक है, एक्सचेंज होते हैं गुड्स, या तो एक्सचेंज होते या फिर सर्विसेज एक्सचेंज होते. तो एक ऐसी जगह जहां पर गुड्स आर सोल्ड, रिटेल बोलो आप या होलसेल बोलो, होलसेल मार्केट से लीजिए आप या रिटेल मार्केट से लीजिए, एक ऐसी जगह जहां पे जो है परचेजिंग एंड सेलिंग इज डन, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट. सेलिंग कॉस्ट, 17th क्वेश्चन इज सेलिंग कॉस्ट. आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर सेल्स, जैसा एडवर्टाइजमेंट करना है आपको, ठीक है, होर्डिंग्स लगाना है और न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको जो है आपके प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करना है, लोगों को पब्लिसिटी करना है, तो ये सारा खर्चा सेलिंग कॉस्ट जो है कहा जाएगा. ठीक है, एनी पर्टिकुलर कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बोलो, पब्लिसिटी बोलो, वो पर्टिकुलर खर्चे को हम बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट. चलिए, इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसी चीज है जहां पे डिमांड आपका, जहां पे आपका सप्लाई और डिमांड मीट होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, जहां पे दैट्स द बैलेंस ऑफ 2 थिंग्स वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई. ठीक है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज द नेशनल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. जैसे फॉर एग्जांपल 2022 इज द ईयर, उसकी जो नेशन की इनकम है वो अगर आप डिवाइड करेंगे वो साल की जितनी पॉपुलेशन थी उससे, तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम आपको मिल जाएगी कि भाई टोटल नेशनल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जो भी ईयर है उसका आप टोटल पॉपुलेशन से जब आप उसको डिवाइड करके हासिल करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पर कैपिटा इनकम. ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या है आपका? डिप्रिसिएशन आप कॉमर्स में भी देखे हैं ना कि डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट द वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीनरीज या फिर आपके टूल्स, जिसको जो है यूज करने पर उसकी वैल्यू जो डिमिनिश होती. ठीक है, डिप्रिसिएशन का ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई इट्स ए नॉन कैश रिकरिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं आप, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आपके एक्चुअल में कैश तो नहीं जा रहा बट आपकी एसेट्स की वैल्यू जो है डिमिनिश हो गई, डिक्लाइन हो गई, कम हो गई. ठीक है, उसको बोलेंगे डिप्रिसिएशन. ठीक है, द यूजर कॉस्ट और रिपेयर ऑफ द वेयर एंड टेयर इन द प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन. ठीक हो गया. सेल्स लॉज ऑफ मार्केट. सेल्स लॉज ऑफ मार्केट विच वॉज गिवन बाय जेबी से, उन्होंने ये कहा था कि सप्लाई विल क्रिएट इट ओन डिमांड. आप बस क्लासिकल पुराने इकोनॉमिस्ट ये सोचते थे कि भाई आप बस सप्लाई क्रिएट करते जाओ
ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड आ जाएगी। ठीक है, आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करो, बेचना शुरू कर दो, सप्लाई करो, ऑटोमेटिकली जो है एक इनविजिबल हैंड के बारे में बोला गया था, जेबी से ये कहते थे, ये बिलीव करते थे कि भाई एक मार्केट सिचुएशन को जो है संभाल लेगी और आप जो भी सप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी। बट जैसा आप आई होप यू नो अबाउट किनीशियंस थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थॉट्स ऑल्सो कि भाई ऐसा तो नहीं होता। किनीशियंस थ्योरी में ये बोला गया था कि भाई कोई भी इनविजिबल हैंड नहीं है, मार्केट कभी भी जो है हर बार जो है मार्केट जो है जरूरी नहीं है कि संभाल ले, जितना प्रोड्यूस जितना भी सप्लाई हो गया उसको मीट हो जाए और वो बिक जाए, वो जरूरी नहीं है। किनीशियंस थ्योरी में जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह कहा था कि भाई आप डिमांड क्रिएट करो, जब आप डिमांड क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई आराम से हो जा सकती, कोई जिसमें जो है प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो बट आपको इतना ही लिखना है 2 मार्क के आंसर में कि जेबी से का क्या मार्केट यानी सेल्स लॉज ऑफ मार्केट के अंदर सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है क्या और वो किससे डिफाइन हुआ था। ठीक है, जेबी से ने ये इक्वेशन दिया था कि सप्लाई विल क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, आप इस पर पढ़ने की कोशिश करिए और इतना याद रखिए कि भाई इनविजिबल हैंड के बारे में बात किए थे। ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट से नाम है उनका, जेबी से, उन्होंने इनविजिबल हैंड के बारे में डिस्कस किया था और ऑटोमेटिकली मार्केट संभाल लेगी, जितना आप सप्लाई करना करो, प्रोड्यूस करो, सप्लाई करो और उसकी जो है आराम से आपको एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगी, कुछ भी मार्केट में डिफरेंसेस नहीं आते, सब हर चीज बिक जाती। दैट वाज हिज थॉट, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। डिफाइन द लास्ट आंसर इज डिफाइन मोनोपोली। मोनोपोली आपको याद रखना चाहिए कि भाई मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सिंगल सेलर। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देख लिए कि भाई एक इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल अकेला, वो अकेला शख्स जो है जो भी गुड्स सेल करेगा, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज ए मोनोपोली मार्केट और उसकी जो भी पर्टिकुलर मार्केट है उसकी डिमांड होती है क्योंकि वो एक अकेला पर्सन है जो वो सर्विस दे रहा है या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। द लास्ट आंसर इज मोनोपोली। मोनो मीन सिंगल, पॉली मीन सेलर। एक सिंगल सेलर है जो प्रोडक्ट्स भी बेच रहा हो या फिर सर्विसेज बेच रहा हो। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि भाई उसकी डिमांड रहती है। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर हिम टू यू नो इन ऑर्डर टू फेच दैट प्रोडक्ट, या अगर उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड रहती है क्योंकि वो उसको पता है कि वो मार्केट में अकेला है जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सर्विस देता है। ठीक है, इतना ब्रीफ एक आइडिया आपको हर 2 मार्क का लिखने में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इतना इससे जो है जरूर फायदा होगा। प्रिपेयर बराबर करिए। ठीक है, आपको उर्दू में ये सब समझाने का यही मकसद है कि भाई यू शुड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आई होप वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लासेस और अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए ताकि आप परफेक्ट उसके 30 मार्क्स स्कोर कर सके। आपका जो भी आपके 2 सब्जेक्ट्स है सीईसी के स्टूडेंट, जैसा सिविक्स और इकोनॉमिक्स हो गया, सी सेक्शन सी आपका VSAQs पूछा जाता, आपको 20 क्वेश्चन दे दिए जाते, 15 आपको लिखना है। 15 इस तरीके से लिखना है कि 15 के 15 आपको आ जाए। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।